द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनैचुरल ड्रामा है। इसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइन्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहो तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है पैरेलल वर्ल्ड की रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है। इसमें असीम शक्तियाँ हैं। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है। वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी जीत कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स है उस बांसुरी में, जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई लेरिम ने इस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। लेरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल ही जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है। इसने बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। लेरिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जस्टिन लीगोन वहाँ पर एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और लेरिम की ओर वार करता है। इससे लेरिम की हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लीगोन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है लेरिम को जेल में डालने का। उसे पता नहीं था कि ये सभी लेरिम के साथ ही मिले हुए हैं, इसलिए वो सभी लीगोन पर गन तान देते हैं और लेरिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगोन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है, जो लेरिम की सोल्जर्स पे गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सबका सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लेरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता और उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। तो लेरिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। इसके पास जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी लेरिम उसका भाई था। इसे देख हमशक्ल हैरान होता है कि इस दुनिया का लेरिम बचपन से ही अबाइश था। इसे देख लेरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है। इस बार में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो लेरिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है और अपने अपाइश हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है, उसे देख लेता है। लेरिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लेरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों की हमशक्ल है, बस यहाँ उन सबकी जिंदगी अलग है। वही तो किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगोन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है। अपने पिताजी के डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके, अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई नहीं मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लेरिम बांसुरी की पावर्स को इस पैरेलल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समंदर के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लेरिम मर चुका है। तो 8 साल का छोटा राजा लीगोन अपने डैड के डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात हुई नन्हे जोयोन से, जो उसे चीयर अप करने आता है। हर जगह वो लीगोन के पीछे पीछे ही जाता है, इसलिए लीगोन को काफी चिढ़ होता है। तो उससे पूछते कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा डैड कौन है। जोयोन कहता है कि मेरा डैड तुम्हारे डैड के दोस्त है। लीगोन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था। उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल कर रही होती है। जोयोन भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगोन को रोता हुआ देखकर ये भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लीगोन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जोयोन को रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरा अटूट तलवार हो, इसलिए रोना बंद करो। इससे जोयोन चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से लेरिम की जो डेड बॉडी मिली थी, उसकी ऑटोप्सी राजकुमार बोयोंग करते हैं, जो कि लीगोन के पिताजी के चचेरे भैया थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत था। तो वो लेरिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये लेरिम की बॉडी नहीं है। अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा, यही गद्दार लेरिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स की गोली से ही हुई है। इसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। तो लेरिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, जहाँ वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है, जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लीगोन घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। जो यंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लीगोन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर हेड कोर्ट लेडी, जिन्हें लीगोन दाइमा कहकर बुलाता है, वो लीगोन की रूम में टैलिस्मैन छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन लीगोन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है। वो ये सारे टैलिस्मैन निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में अब से ये टैलिस्मैन छुपाना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है और दाइमा दोबारा से वो टैलिस्मैन लीगोन के रूम में छुपा
देती है। घुड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर को लिगोन से मिलने आती है, जहाँ वो हर हफ्ते लिगोन को रिपोर्ट देने आती तो है और वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है। इससे प्रेस वाले उनके साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो लिगोन की शादी कराने के पीछे पड़ी ही रहती है, पर लिगोन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद लिगोन एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ बहुत सारे लोग इस कॉम्पिटिशन को देखने आए थे। लेकिन तभी उस बीच में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। इसने एक रैपिड चोरी पहनी हुई थी, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लिगोन इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन को जीत जाता है, तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सब लोग डर कर जमीन पे बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में लिगोन के सारे गार्ड उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं जो यंग लिगोन को प्रोवाइड कर रहा था। पर तभी लिगोन उस रैपिड चोरी वाली लड़की को देखता है, जो मौका देकर भागने लग जाती है। तो लिगोन उसके पीछे भागने लग जाता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जोयंग भी यहाँ पर पहुँच जाता है। उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लिगोन कहता है कि मैंने उस हुडी वाले पर्सन को देखा। जोयंग को कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था, इसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। लिगोन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो कोहन आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था, इसने उसे लेडीन से बचाया था। लिगोन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से लिगोन को मिला था। और ये आईडी कार्ड था सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जोंग तेउर की, जो की कहानी की फीमेल लीड है। लिगोन आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लिगोन आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 सितंबर 2019। इसलिए लिगोन को आज तक समझ नहीं आया था ये आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इश्यू हो सकता है, जो रेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उनको देखते हैं, जो की अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड शिंजी के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लिगोन को दोबारा से वो रैपिड चोरी पर्सन दिखाई देता है, तो लिगोन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ कौन की बस उस जादुई बालचोरी का टुकड़ा होने की वजह से पहले लोअर का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही कौन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लेडीम को महसूस होता है। इधर पेयर ट्रैफिक में होती है, वो अपने कार की साइड से घोड़े पर लिगोन को जाता हुआ देखती है। लिगोन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। डेविल उसे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, पर लिगोन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। डेविल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चले जाती है। उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। लिगोन तो तेओई को देखकर हैरान रह जाता है, तो वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड देखता है। उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेफ्टिनेंट जोंग तेओल। इससे पहले तेओल से कुछ पूछती, लिगोन तेओल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेओल भी शॉक रह जाती है, पर फिर उसे दूर हटाकर कहता है कि अभी वो कर क्या रहा है। आईडी देखकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर लिगोन कहता है कि जो तुम इस दुनिया में थी। तेओल पूछते कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, हमारा आईडी कार्ड दिखाओ। लिगोन कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तेओल पूछते फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कहाँ से। लिगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुँचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था और अब मुझे समझ आ गया है कि एक पैरेलल वर्ल्ड है। और तेओल को उसकी बातें बकवास लगती है। ये वो लिगोन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लिगोन उसे बस यही कह जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। उसकी बकवास बातें सुनते ही उसका नाम गेडोंग करके लिख देती है और लिगोन का सारा सामान सीज कर लेती है न चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट्स जिन्हें तेओल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लिगोन के बारे में पता करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफी परेशान होती है कौन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जोइंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लिगोन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आकर इसे लिगोन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लिगोन ने गार्ड से कहा था जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट चोरी पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। जिसंग कर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट चोरी पर्सन के पीछे पड़े थे। वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेओल लिगोन को जेल में बंद कर देती है, जहाँ लिगोन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है, क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे। पर तेओल उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यूनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया की जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लिगोन का शौक रह जाता है, उसे बुलाने लग जाते कि वो जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। यूनसप तेओल से पूछता कि ये है कौन और ये मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है। तेओल कहती है को पागल जो अपने आप को राजा कहता है। यूनसप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेओल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लिगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता। तभी तेओल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तेओल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जा रही है, जिससे उसे पता चलता है कि लिगोन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। जिससे तेओल हैरान होती है और ऑफिसर कहती है कि शायद ही कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है।
है इलेज का डीएनए टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स ले लेना। तो तेओ लीगन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। इसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए ईगन से कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे दुनिया का नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इन सबसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। तेओ कहते तुम कब से ये बकवास करे जा रहे हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड कैसे आ सकती है? अरे तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लीगन कहता कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सुनते हुए हैरान होती है तो लीगन बताता है तो इधर पहले जो लड़का आया था इसका नाम इस दुनिया में युनसुप है और मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेओ कहती है तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? लीगन कह रहा है हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ, तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है, मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लीगन से पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेओ लीगन का सलाइवा सैंपल ले लेती है। इसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगन को भी छोड़ देती है। लीगन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। कहती है इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी है। लीगन कहता है अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे। ऐसे कहता है कि मुझे युनसुप ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो युनसुप तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। रेउल कहती है तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लीगन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है, एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। रेउल को उसकी बातों में बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेओ तो एकदम हैरान रह जा रही है क्योंकि वो सच में डायमंड था, वो बहुत ही ज्यादा महंगा था जिससे वो तो काफी एम्बेरस होती है। लीगन उससे पूछता है कि क्यों प्रिंसेस डायना? अब तो बिलीव हुआ ना? इस शॉप की बाहर निकल कर वो लीगन के कोट पर लगी उन बटन्स को ही देखी जा रही थी। लीगन उसे देखकर कहता है कि क्या अभी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ और पूछती है डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने ये चुराए तो नहीं है? लीगन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो? तेओ कहती है तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी आईडी प्रूफ नहीं है? यह बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी डायमंड है, मेरे कोप पे लगाई है। इस पर तेओ कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराई हो। लीगन कहता है ठीक है मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा, वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक 63 स्टोरेज बिल्डिंग पर, तो वो तेओ से उस बिल्डिंग के बारे में पूछा है। कहती है क्यों तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? लीगन कहता है मेरी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या एक ही है? तेओ कहती है हाँ इस शहर में सिर्फ एक ही है, वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर अपना होटल जा सकते हो। वो जाने लगते पर लीगन उसके सामने आकर कहता है इस मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेओ से धमकी देते हुए कहते हैं कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेओ को शिन्यू का कॉल आता है जिसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसलिए तेओ चली जाती है। लीगन उसे देखता ही रह जाता है। इधर युनसुप अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था, अभी उसे लीगन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लीगन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था और तभी युनसुप ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। लीगन युनसुप की बहुत सारी शॉपिंग कराता है तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लीगन के रूम में आते हैं। युनसुप पूछते कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लीगन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युनसुप कहता है मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी लीगन कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। युनसुप भाग कर आता है और कहता है बताओ क्या पूछना है? लीगन कहते है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है? युनसुप उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी युनसुप किंगडम ऑफ कोरिया की जोयोंग की तरह ही दिखता था। इससे लीगन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका अंशवल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लोकलाइक्स यानी कि हमशक्ल्स मौजूद है। अभी युनसुप के फोन पर रेउल दम की भरे मैसेजेस करने लगती है जिन्हें देखकर युनसुप तो डर जाता है क्योंकि युनसुप के कहने पर ही लीगन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को यूर के घर के सामने के यार्ड में रखा था। उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि युनसुप ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। उसे देखकर तेओ को तो बहुत गुस्सा आता है। यूर की फ्रेंड नारी कहती है कि कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत रिच होगा। तेओ गुस्से में चली जाती है लीगन के होटल। तेओ को लीगन का नाम पता नहीं था, इसलिए वो होटल स्टाफ से लीगन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है। उसका रूम नंबर पूछती है और स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती। तेओ एक पेपर में लिखती है 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारे घोड़े को मैं बेच दूंगी। तो तेओ इस पेपर को लीगन तक पहुंचाने के लिए कहती है। जो मिलते ही लीगन जल्दी से नीचे आ जाता है। तेओ से पूछती है उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा? लीगन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो या तो मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पे थोड़ी सी जगह दे सकते हो। तेओ कहती है मुझे प्रॉब्लम है। लीगन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है। तेओ पूछती
पूछते फिर कब जा रहे हो। यॉन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया पर अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो तेल अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी। तो लिगोन कहता है कि अपने बालों को टाई मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। यूर कहती ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है बस इसीलिए। और 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आते ही उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन तेल जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लिगोन से बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, अभी कुछ खाने के लिए, कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लिगोन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है। इससे तेल तो उससे परेशानी हो जाती है। वही हम लीरिन को देखते हैं किस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना रहे थे। वलीरिन ने इस दुनिया के लियोन के हमशक्ल की मोम को जिंदा रखा था टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए। तेल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ घोड़े को गिराने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता और तेल तो उससे डर जाती है, इसलिए वो तुरंत लिगोन को कॉल करती है जो भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तेल उससे बात करने चली जाती है, उसके साथ वहाँ पर योनसुक भी होता है। तेल को बताता है कि पता नहीं इससे क्या हुआ, लगता है ये बस किताब पढ़ ही जा रहा है। लिगोन असल में इस दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेल उसके सामने आकर बैठ जाती है। इससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है, कहीं ये लड़की लिगोन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है कि लिगोन को देखने के लिए ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी। आसपास का माहौल देखकर तेल उससे बात करने के लिए यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ तेल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है पर लिगोन नहीं खाता क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे के टेस्ट करने के बाद ही खाता है। तेल ये पूछने पर वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेल कहती कहो क्या कहना है। लिगोन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसके लिए। ये बोलकर लिगोन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद तेल उससे पूछते कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लिगोन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। देन वो अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेल उसे उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है। कहती है शायद तुम कोई नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है। तो लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। यूल कहती है क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ये जो तुम पहले वर्ड की बकवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लिगोन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। और कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। लिगोन पूछते क्या कोई रीजन है इस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेल तो कुछ नहीं कहते, सीन कट होता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लिगोन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके सनी को देखते हैं जो कि पहले वर्ल्ड में तेल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। क्या वो एक प्रेस में काम करती थी। तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है, प्रेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अभी उसके पास यहाँ पर जोयोंग पहुँच जाता है, जिसका कैमरा दिखाने के लिए कह रहा है क्योंकि उस दिन रोइंग कॉम्पिटिशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। उसके कैमरा से उस लैबोरेटरी लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसलिए वो अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उस दिन रोइंग कॉम्पिटिशन का सारा फोटोज और वीडियोस ईमेल पे भेजने के लिए कहता है। जोयोंग से मिलकर सनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जोयोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लिगोन अपने रूम में आकर देखता है कि उसकी कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे, तो तेल के घर पे चला आता है, जहाँ मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है। इससे वो नारी की कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेल के बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिन्ये तेल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लिगोन को देखकर पहचान जाता है, तेल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था। तो वो उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लिगोन तो उससे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारे साथ कलम कर दिया जाता मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तो शिन्ये भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास पे दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ये बोलकर वो तेल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तेल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद नीचे आती है और उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिगोन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेल कहकर चली जाती की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगोन का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो शिन्ये को मैसेज कर देती है तुम और ये सब खाना शुरू कर दो, घर पे ही डिनर करूंगी। ये बोलकर वो वापस लिगोन के पास चली आती है और उससे पूछती कि तुम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हो। लिगोन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तेल पूछते क्यों क्या हो गया। लिगोन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेल कहती हो हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप से सच बताओ तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लिगोन कहता है कि मैंने बताया था ना 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, एक आदमी के पास से मुझे वो मिला था, तब से मैं उस आदमी को तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तेल पूछते अच्छा तो वो आदमी कौन था। लिगोन कहते हैं मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, आईडी कार्ड में तुम्हारा
तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इशूइंग डेट भी लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का। देवर कहती मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। लेकिन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली तो नहीं है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। देवर कहते तुम सिंगल हो ये जानकर मैं क्या करूँ। लेकिन कहता है मैंने अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। देवर कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है। लेकिन कहता है लेफ्टिनेंट जॉन तेओल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसम तेओल चौक होती है। लेकिन कहता है तुम मेरी हर अपने कप से डिसेंट बन चुकी हो। जिसम तेओल इसे शॉकिंगली देखने लगती है। कहती अब तुमने मुझे रानी बना दिया, यूँ मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई या अब भी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो। ईगोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपने दिल की बात पूरे सिंसियरिटी के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेओल तब उसकी बातों सुन इरिटेट ही हो जाती है। उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जा रहे हैं और गोन कैट में जाते बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए तेल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है। ईगोन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लेकिन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तेओल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो जाने लगते क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी। तो लेकिन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेओल कहती कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे। लेकिन कहता कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेओल तो आगे चले जाती है। इधर हम शिन्ये को देखते हैं जो कि तेओल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिन्ये तेओल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकंड लीड बनकर रह जाते हैं। इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहाँ उसका काम था ईगोन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारे सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं। राजा लीगोन अपने पैलेस में नहीं है तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जोयोंग से उसका मोबाइल मांगती है। उसके फोन में लीगोन के साथ जोयोंग की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जोयोंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लीगोन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दायमा जोयोंग को बुलाती है और उसे तेओल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। और जोयोंग उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था और मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो दायमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लीगोन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है। इसके पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी, पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेओल को पता चलता है कि लीगोन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लीगोन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता। जिससे तेओल तो हैरान रह जाती है ये बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लीगोन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। वो लीगोन से मिलने जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछते कि सच बताओ कि तुम हो कौन हो, क्या तुम सच में किसी दूसरे दुनिया से आए हो। लीगोन कहता है कि मैं तुम्हें कितने ही बार बता चुका हूँ मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हुआ। तेओल कहती है एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादू दरवाजे से इस दुनिया में आए हो। लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लियोन कह रहा है पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादू दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तेओल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लियोन से अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिससे तेओल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लियोन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ, मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट्स ना डीएनए से, तो क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं है। लेकिन तेओल को भी उसकी बात पर बिलीव नहीं था और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लियोन अपनी गोरी को देखने के लिए तेओल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लियोन की गायब होने से पहले ही उसकी बातों के बारे में याद करने लगता है। जायक वाले लियोन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले बेरिंग की मौत की आरोप से रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी। इससे लियोन को काफी टाइम से ही शक था 25 साल पहले लिरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दा लिरिम नहीं था। ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि लियोन कहाँ जा सकता है। वहीं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लियोन की पीठ में काफी ज्यादा पेन आने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर तेओल की कार रास्ते में खराब हो जाती है तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लियोन पिक करता है क्योंकि वो अपने गोरी को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तेओल उसे अपने कार खराब होने के बारे में बताती है तो लियोन से थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर में लियोन यहाँ पर पहुँच जाता है और तेओल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लियोन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है, इसलिए वो तेओल के करीब रातों से देखने लगता है और थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेओल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देखकर डर जाती है। लियोन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। तेओल को उसकी ये बातें एक और बकवास लगती है,
इसीलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया, वो कार ठीक कर देगा, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था। उनकी लीडिंग ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर लेडम के लिए ही काम करता है, जो लेडम को खबर देता है कि राजा लीगोन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी लेडम का कोई स्पाई है। इससे उसे लीगोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लीगोन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है। इससे लीगोन समझ जाता है कि लीडम जिंदा है, क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। इधर हम लीडम को देखते हैं जो कि अपने एक आदमी तैयार कर रहा था लीगोन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लीगोन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोन पहुँच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछते कि तुम यहाँ कैसे आए। लीगोन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया और शुक्र मनाती मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की एज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से शिन्ये को कुछ काम से जाना पड़ता है। लीगोन तेउल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो। तेउल कहती हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो। लीगोन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेउल कहती तो अच्छा, अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। लीगोन कहता है कि मैं अपना घर पूरा नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लीगोन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तेउल कहते ठीक है फिर गुड बाय कहकर वो चली जाती है। तो लीगोन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेउल शाम को घर लौटती है, उसे लीगोन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वही हम लीगोन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहाँ इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लीगोन अपनी दुनिया में चला जाता है। और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है। इसे लीडम फील करता है। इससे लीडम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है वो लीगोन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है। तो जोयोंग लीगोन को लाने के लिए चला जाता है, पर तो प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है, क्योंकि इसे भी अपने खबर से पता चल गया था कि लीगोन पैलेस में नहीं है। अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है। वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है। उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है, पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। दाइमा उसे रोकने लग जाती है तो मैं उसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड अटैक कर अंदर चली आती है। लेकिन तब तक लीगोन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है, बताता है दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। उसके जाने के बाद दाइमा तो लीगोन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए। तो लीगोन उन्हें शांत कराता है। उसके कोर्ट से डायमंड्स को वैप देखकर दाइमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है। तो लीगोन उन्हें समझा बुझा कर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को लीगोन एक दो दिन से दिखाई नहीं देता। वो सोच में होता है कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लीगोन अपने सारे डीपीज को पूरा करता है। इसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोन से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीडम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। यहाँ तक कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। देन वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसे तेउल की ही याद आ रही थी। वही इधर दूसरी दुनिया में तेउल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लीगोन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लीगोन उसे नहीं दिखा था। उसके बाद हमें शिन्ये को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी। इससे शिन्ये को बहुत बुरा लगता था। तो शिन्ये की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनकी रोज रोज की गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिन्ये का काफी नाम खराब हुआ था। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ इस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ सभी को अरेस्ट कर लेता है। लब का ओनर शिन्ये से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिन्ये अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इससे वो खुद भी दुखी होता है। इधर तेउल लाइब्रेरी से बाहर आती है तब एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, जिससे तेउल का आईडी कार्ड मैन होल में गिर जाता है। वही बच्चा उसे सॉरी कहता है। तेउल भी उसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहाँ लीडम को पैलेस की खबर मिल रही थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिन्जे की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लीगोन के पास से जो नोट सीज किए थे वही तुम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है। इस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए तेउल लीगोन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है। किस दिन लीगोन ने उसे गुड बाय कहा था। इस सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था और उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा। इससे तेउल हैरान होती है, तो वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जा रही है। अपने आप से कहती कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगोन भी तेउल को काफी मिस कर रहा था। जोयोंग ने लीगोन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लीगोन तो पहले से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उससे जोयोंग कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। तो लीगोन जोयोंग से कहता है कि तुमने फील किया
अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जो हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते पूछते कि आप कहाँ गए थे। लीगन उसे बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है, उसका नाम योनसुक है और लेफ्टिनेंट जॉन तेउल भी उस दुनिया में है। लेकिन जॉन तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मैं भी दायमा को बता कर आता हूँ, ये बोलकर वो चला जाता है। लीगन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, कहता है कि दायमा को मत बताना। इधर तेउल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिंचाने आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेउल को काफी बार लीगन का ख्याल आता है। किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और थंडरिंग हो रही थी, जिस वजह से लीगन के कंधे पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से निशान ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें जोयोंग देखकर हैरान होता है। वो रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जा रहा है, पर तभी लीगन अपनी छड़ी और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेउल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। सीधे कर तेउल तो हैरान होती है, इनके लीगन ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास तेउल की आईडी है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। इसलिए तेउल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लीगन का, उससे मिलने के लिए घर पे बुलाता है। तेउल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहाँ लीगन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। सब पूछते कि तुम कहाँ गए थे। लीगन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। तेउल पूछती क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगन कहता हाँ मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। तेउल पूछती तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना और मेरे बाल कैसे थे। लीगन कहते तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। ये सुन तेउल शॉक्ड होती है और पूछते कि कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। और कहती चलो फिर अगर इस बार झूठ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। दोनों कोरी पर बैठकर बैम्बो फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीगन कहते कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लीगन को ढूंढते हुए जोयोंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वही तेउल भी जोयोंग को देखकर एकदम शॉक रह गई थी। अभी वो लीगन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो योनसुक है। लीगन कहते हैं मैंने कहा था ना। तेउल लीगन की ओर शॉकिंगली देखती है। लीगन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ नहीं बुला सकता वो है लीगन। तो जोयोंग दायमा को इस बारे में बताता है कि राजा साहब अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। दायमा जोयोंग से लीगन को समंदर के रास्ते से महल में लाने के लिए कहती है और ये बात बाहर ना निकले इस बात का ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर जोयोंग महल के रास्ते तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को मिटा देने के लिए कहता है। तेउल तो अभी भी शौक में होती है। तो लीगन समंदर के रास्ते की ओर निकल जाता है। इसके साथ जोयोंग भी अपने एक गार्ड को लेकर जाता है। तेउल याद करती जब उन्होंने जादुई दरवाजा पार किया तब वो लोग एक अलग ही जगह पहुंच गए थे, जहाँ पे न हवा थी न पानी था, इवन टाइम भी वहाँ पर रुका हुआ था। इसे देखकर तेउल तो हैरान रह गई थी। वो पूछते कि क्या ये कोई फोर्थ डायमेंशन है। लीगन कहता है पता नहीं, मैं तुम्हें ये साइंटिफिकली समझा नहीं सकता, पर यही जगह मेरी और तुम्हारी दुनिया को जोड़ता है। यहाँ बताया 1 मिनट हमारी दुनिया में घंटों के बराबर है। जो सब सुन तेउल तो हैरान रह जाती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल और लीगन एक जगह पर होते हैं जहाँ तेउल तो अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ उसके फोन पर नेटवर्क नहीं आता। लीगन कहता है अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हुआ ना। तेउल कहते दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी शॉक्ड हूँ। जिसन जोयोंग कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। इस पे तेउल कहते कि तुम तो कुछ बोले ही मत, तो मेरे दोस्त थे ना। जोयोंग के पास गन देखकर पूछते कि क्या ये असली गन है। ये उससे गन निकालने ही जाती है, पर जोयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लीगन कहता है कि डोंट वरी, इसे गन संभालने आती है। तो जोयोंग उसे अपनी गन दे देता है। तेउल चेक करती है ये तो असली गन है। देन वो लीगन की ओर गन तान देती है और कहती है मुझे बस कुछ चेक करना है। इतने में सभी गार्ड्स उसकी ओर गन तान देते हैं और जोयोंग लीगन के सामने आ जाता है। तेउल पूछती क्या ये देश और तुम यहाँ के राजा ये सब सच है। लीगन कहता है सब कुछ सच है, इसीलिए कुछ भी बेवकूफी मत करना वरना ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ तेउल जोयोंग को गन दे देती है और अभी तेउल को देखकर जोयोंग को याद आता है कि ये तो लेफ्टिनेंट जॉन तेउल है। जिसमें तेउल हैरान होती है, पूछती कि क्या तुम भी मुझे जानते हो। सीन कट होता है, दोनों बोट से महल पहुँचते हैं जहाँ दायमा फिर से लीगन पे गुस्सा होती है। उससे पहले तेउल का सारा सामान वो एक बॉक्स में रख देती है जहाँ उसकी आईडी देखकर वो उसे पहचान जाती है। लीगन कहता है अब तो आप भी पहचान रही ना। लेकिन तेउल हैरान होती है तो पूछते कि क्या आप भी मुझे जानते हो। दायमा तो तेउल को इसी रूम में रहने के लिए क्या कर लीगन को बात करने के लिए ले जाती है। तेउल इतने बड़े महल को हैरानी से देखने लग जाती है। दायमा सनी को तेउल के पास भेजती है उसका ध्यान रखने के लिए। उन्होंने खास ऑर्डर दिया था तेउल को स्टडी रूम में ही बंद रखने का जब तक वो यहाँ पर रहेगी। अब सनी को देखकर तेउल तो उसे नारी कहकर बुलाने लगती है क्योंकि वो उसकी दोस्त नारी की हमशक्ल जो थी। सनी उसे अपने बारे में बताती है। इससे तेउल अब थोड़ा थोड़ा समझने लगती है जैसे उसकी दुनिया में योनसुक का हमशक्ल यहाँ जोयोंग है, उसी तरह नारी की हमशक्ल सनी है। सनी उसके लिए एक मेडिसिनल टी लेकर आई थी जिससे उसे अच्छी नींद आएगी। ये तो तुम चाहती हो मैं सो जाऊँ। सनी कहती है हाँ मुझे आप पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है, अगर आप सो जाएंगी तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन तेउल को तभी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए वो लैपटॉप या मोबाइल मांगती है। फिर सनी कहती है कि आपका ये सब यूज करना अलाउ नहीं है। तेउल उसे वाइन लेने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है इधर जोयोंग पर, जो कि लीगन के पैरेलल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में ही सोच रहा था। सनी वो स्टडी रूम में आ जाता है और सनी को बाहर भेजकर तेउल से पूछता है क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आई हो। तेउल उसे देखकर हंसने लग जाती है क्योंकि जोयोंग योनसुक के एकदम ऑपोजिट था। अब अपने साथ एक ग्लास लेकर आया था तेउल की फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो तेउल खुद से ही फिंगरप्रिंट देते हुए बताती है उस मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, इसका रीजन तुम अपने बॉस से पूछ लेना। जोयोंग पूछता है क्या तुम
हमारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यूटपुर से तुम्हें कैसे पता? पर जोंग पूछता है तुम हो कौन और तुमने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया है? क्या तुम्हारी वजह से राजा साहब के कंधे पर वो निशान आए हैं? यूटपुर से कंधे पर कौन सा निशान? मैं तुम्हारे बॉस के इतने क्लोज भी नहीं हूँ, मुझे उसकी बॉडी में क्या हो रहा है ये पता हो, इसीलिए जो पूछना है तुम अपने राजा साहब से ही पूछ लेना। क्यों नहीं, साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज है। मैं सनी जोयोंग को बाहर बुलाती है। इनके लिए तेल के लिए खाना लेकर आया था। इससे पहले जोयोंग मुझसे कुछ पूछता, लिगोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल है, पर मैं कभी बाद में तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए अभी वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। जोयोंग सनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें उस लड़की में कुछ अजीब लगा? सनी कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ दामा को रिपोर्ट करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। तेल लिगोन से कहती है क्या तुम मुझे इस रूम में बंद करके रखने वाले हो? लिगोन से समझाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी को भी बिना बताए लाया है, इसीलिए सभी लोग अभी थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि ये उनके राजा की सिक्योरिटी का मामला है। तेल से उसका फोन ले लेती है और कहती है उसे यहाँ के बारे में कुछ जानना है। लिगोन उसे खाने के लिए देता है और तेल नखरे करने लग जाती है कि अगर इसमें जहर हुआ तो इसीलिए तुम इसे पहले टेस्ट करो। लिगोन कहता है कि क्या तुम भूल गए कि ये मेरी दुनिया है और मुझसे रूडली बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम भी किया जा सकता है। ये सुनते ही तेल जल्दी से खाना खा लेती है। इतने में दामा पहुँच जाती है जिन्होंने तेल के सोने के लिए रूम का इंतजाम कर दिया था, तो वो लिगोन को यहाँ से भेजकर तेल को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ वो तेल से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी और से बात नहीं करनी है, इसलिए राजा साहब के बारे में किसी से भी बात मत करना। तेल इनसे पूछती कि आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? दामा उसे बताती है कि 25 साल पहले राजा साहब को तुम्हारा ये आईडी कार्ड मिला था, आपसे वो आपके बारे में ही पता लगा रहे थे। हमारे किंगडम ऑफ कोरिया में कोई भी लेफ्टिनेंट जोंगटुल नाम के ऑफिसर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स में लेफ्टिनेंट पोजीशन ही नहीं है, जो बात काफी अजीब है, इसलिए आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। ये बोलकर वो चली जा रही है। तभी उनके जाने की बारीकी से लिगोन इस रूम में आ जाता है, जो तेल के लिए कोक लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि तेल को नींद तो नहीं आने वाली, इसीलिए तेल के कुछ पूछने से पहले ही वो बताता है कि मुझे गलत मत समझना, बस तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया ताकि तुम डरो नहीं। तेल पूछते तुम्हारे पास जो मेरा आईडी कार्ड है वो तुम मुझे कब दिखाने वाले हो? लिगोन कहता है कल। तेल पूछते सच में तुम्हारे पास मेरा कोई आईडी कार्ड है या फिर तुम नाटक कर रहे हो? लिगोन कहते सच में मेरे पास है, पर अभी इसे देखने के बाद शायद तुम अभी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा। तेल फिर से उससे कुछ रूडली कहना चाहती है। इस पर लिगोन कहता है कि इस रूम में बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो जरा सोच समझ कर बर्ताव करना कि अभी हमें सिक्योरिटी टीम देख रही है। जिसम तेल तो थोड़ा डर जाती है। लिगोन उसे कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, और तेल को बिलीव नहीं होता, तो लिगोन उसके कंधे पर ही सर रखकर बैठ जाता है। कहता है अब तो बिलीव हुआ ना? पर तेल धीरे से कहती है कि अपना सर हटाओ, यूं रोमांटिक लग सकता है, जो सही नहीं है। लिगोन कहते है ऐसी कोई बात नहीं है। तेल कहती कि बस हाँ या ना में जवाब देना, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना? लिगोन पूछता है तुम्हें क्या लगता है? यस करो। ये वो क्यों तेल को किस कर लेता है, फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये मैंने पहले कभी डेट किया है या फिर ये मेरा पहली बार है और तुम मेरी पहली डेट? जैसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सुबह हम देखते हैं तेल के लिए उसकी रॉयल गार्ड की ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि इसे पहनकर मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें इस रूम में बंद रहना ना पड़े। मैं आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा, और दामा के देखने से पहले हमें निकलना है, इसलिए चेंज करके जल्दी से बाहर आ। दामा रूम के अंदर ही होती है, उनकी बात भी सुन लेती है। अब वो लिगोन को मना तो नहीं करती और जान रखने के लिए कहती कि आप दोनों का कोई साथ में फोटो ना खींच ले। तो लिगोन अपने काम के लिए निकल जाता है। रॉयल गार्ड के बैठक में तेल भी चले जाती है, जहाँ पर लिगोन को एक बास्केटबॉल मैच में जाना था। वहाँ से वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है। लेक्चर के बाद उसे एक दूसरे शहर जाना था, इसलिए लिगोन जोयोंग से कहकर तेल की कैजुअल कपड़े मंगा देता है। जोयोंग तेल को यहाँ के कुछ पैसे भी देता है और उसे शाम तक शहर घूमने के लिए कहता है ताकि उसका भी मूड ठीक हो जाए। और लिगोन ने जोयोंग से तेल पे नजर रखने के लिए भी कहा था ताकि वो कोई मुसीबत में ना पड़े। तो जोयोंग छुप कर तेल को फॉलो करता है। दरअसल लेडिन के बारे में एक और बात पता चलती है। लेडिन ने दोनों दुनिया के बहुत सारे लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजा है और दूसरी दुनिया में उसके हमशक्ल को मरवाया है, और दूसरी दुनिया में उन लोगों ने अपने हमशक्ल की जगह ले ली है, इसलिए वो सभी लेडिन के लिए ही अब काम करते हैं। तो तेल बहुत सारी जगह जाती है, जहाँ एक मॉल में घूमते हुए उसे दो गुंडे देख लेते हैं, जो वही लोग थे जो फर्स्ट एपिसोड में दावे छोटी पहनी लड़की लूना के पीछे पड़े थे। और तेल को देखकर ये लोग लूना कहकर बुलाते हैं। ये लोग उसके पीछे जाने ही लगे थे और जो उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है। तो ये दोनों तेल की ओर इशारा करते हुए उसे बता देते हैं कि वही लड़की लूना है, लेकिन जो अभी उन दोनों को यहाँ से भगा देता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तेल यहाँ के पुलिस स्टेशन जाती है शिंगे के हमशक्ल को ढूंढने के इरादे से, और उसे पता चलता है कि शिंगे नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। तेल अपने हमशक्ल को यहाँ नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे लिगोन ने काफी बार बताया था तेल इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो शिंगे के बारे में पता करने के लिए इस दुनिया में उसके एड्रेस पे जाती है। अगर वहाँ भी शिंगे नाम का कोई भी नहीं था, तो वो इस दुनिया में अपने पुराने घर के एड्रेस पे जाती है, जहाँ वो किसी बॉन्ग नाम की औरत के बारे में पता करती है। लेकिन वहाँ रहने वाली लेडी बताती थी यहाँ कोई
बॉन्गुई नाम की लेडी नहीं रहती, इसलिए वो बुसान सिटी लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन पे जाती है, लेकिन टिकट के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और अभी बुसान जाने वाली कोई बस नहीं थी। अब तेज तो यहाँ पर फर्स्ट छुपी थी, लेकिन आज वो जो रॉयल कार्ड बनी थी उसकी आईडी कार्ड से उसे एक नंबर मिलता है लिगोन के रॉयल कोड का, जहाँ वो बार बार कॉल करके बताती कि मैं तुम्हारे राजा को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त है और मैं अभी सियोल सिटी में फंसी हुई हूँ। रॉयल गार्ड्स उसे प्रैंक कॉल समझ लेते हैं, इसलिए वो लोग बार बार कॉल काट रहे थे, लेकिन तेज भी उतनी ही बार कॉल किए जा रही थी। वो उसका कॉल पिक कर लेता है तो वो बताती है तुम्हारे राजा साहब को बता देना कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ। इतनी बार कॉल करने की वजह से लिगोन तक ये बात पहुँच जाती है कि को प्रिंसेस डायना नाम से बार बार रॉयल कोड के नंबर में कॉल करके कह रही है वो सियोल स्टेशन में फंसी हुई है। लिगोन यो भी अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में था, प्रिंसेस डायना का नाम सुनते ही हेलीकॉप्टर को सियोल सिटी स्टेशन की ओर घुमाने के लिए कहता है। एवं रास्ते में भटक ही रही होती है तब जॉन उसके पास चला आता है क्योंकि उसे कवर मिल चुकी थी। लिगोन अपने हेलीकॉप्टर में सियोल सिटी आ रहा है। अब राजा लिगोन के अचानक से सियोल सिटी में लैंडिंग की न्यूज प्राइम मिनिस्टर कुक के पास भी पहुंच जाती है, तो वो भी जल्दी से मेट्रो स्टेशन के लिए निकलती है। तो लिगोन भी फुल अपने रॉयल गार्ड्स की सिक्योरिटी के साथ बाहर आता है और तेओ से पूछता है कि तुम इतने दूर क्यों आई और यहाँ तुम बॉन्गुई नाम से किसको ढूंढ रही हो, जिसमें तेओ समझ जाती कि जंग उसे फॉलो कर रहा था और बताती कि जोंगुई मेरी मॉम का नाम है। मैं जब 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। तुमने बताया था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि शायद मेरी मॉम की हम शक्ल इस दुनिया में हो सकती है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है। तो लिगोन पूछता है कि तुमने मेरे फोन में सर्च किया था लिगोन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, मेरे बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हो। इससे तेओ थोड़ा एम्बेरस होती है। नंबर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर पहुँच जाती है, इससे लिगोन हैरान होता है पर समझ जाता है कि उसके हेलीकॉप्टर के यहाँ अचानक लैंड करने की वजह से उसे मेरे यहाँ आने की खबर मिली। तभी प्राइम मिनिस्टर की बात चली आती है और लिगोन से पूछती है राजा साहब आप इतने रात को यहाँ कैसे, और भी कन्या लेडी के साथ, वैसे ये है कौन। इतना बोलकर वो तेओ से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसी के वक्त में हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जिसे सेक्रेटरी आकर बताता है राजा का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में उतरने वाला है। जो जानते ही प्राइम मिनिस्टर सियोल सिटी में चली आती है। लिगोन समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर को अब तेओ पर डाउट होगा ही होगा, लेकिन तेओ उससे कहती है कि डोंट वरी मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। प्राइम मिनिस्टर आती है तो तेओ उससे कहती है मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं पहली बार किंगडम ऑफ कोरिया आई हूँ। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके रिलेशन के बारे में कुछ भी पूछती, लिगोन कहता है कि काफी रात होने वाली है इसीलिए हमें जाना चाहिए, इसीलिए वो तेओ को लेकर चला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को उन दोनों के रिलेशन को लेकर डाउट हो ही जाता है क्योंकि ये पहली बार लिगोन किसी लड़की के साथ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊं तो हर पॉलिटिशियन की तरह वो हमेशा पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो लिगोन के साथ एसोसिएट होती रहती है। इसलिए पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। अब लिगोन को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को तेओ के बारे में पता करने के लिए कहती है। उधर ये चारों हेड की ओर जा रहे थे जहाँ सामने लिगोन की सेक्रेटरी भी बैठी होती है और तेओ को लिगोन से कुछ पूछना था, इसलिए लिगोन तो तेओ के हाथ में लिखकर पूछने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे के हाथों में से सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे। इन्हें देखकर सेक्रेटरी तो शॉक्ड होती है और वो याद करती है जब कुछ दिन पहले लिगोन के साथ प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप चल रही थी। उन्होंने लिगोन से इस बारे में पूछा था, तब लिगोन ने उनसे कहा था कि डोंट वरी मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो उससे भी बहुत खूबसूरत एक लड़की को पसंद करता हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेक्रेटरी जब तेओ को देख रही होती है तब लिगोन से कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। जोसन सेक्रेटरी तो बहुत खुश होती है कि फाइनली अब दाइमा को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुआकर तो काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो लिगोन से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन अब शायद तेओ उसके रास्ते में आ सकती है, जिस पर को कहती कि मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। अब महल पहुंचते ही लिगोन तेओ को लेकर किचन में आता है, जहाँ वो कहता है कि अब जब सेक्रेटरी मो को तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो बाकी सबको भी जानने में देर नहीं लगेगी। तेओ पूछती तुम मुझे किचन में लेकर क्यों आए हो। लिगोन कहता कि तुमने पूरे दिन में सिर्फ एक सैंडविच ही खाया है जो मुझे जोन ने बताया था, इसीलिए साथ में कुछ खाना खाते हैं। ये बोलकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेओ पूछती तुमने मुझे जानबूझकर कम पैसे दिए थे ना। लिगोन कहता हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम कहीं ज्यादा दूर जाओ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। यूर कहती यहाँ पूरा दिन अकेले घूमने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। लिगोन पूछते क्या तुम्हें अकेलापन सा लगा। यूर कहती काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती और बताए तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। लिगोन तेओ को अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ वो अपने सर को उसके फोरहेड से टच कराता है और कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे, जिससे तेओ थोड़ा शाय फील करती है और कहती कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। लिगोन कहता कि कल रात इंटरनेट से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हें पता नहीं चला। तेओ टॉपिक को चेंज कर दे रही है और कहते हैं कि लगता है तुम अच्छा खाना बना लेते हो। लिगोन कहता है शायद बना लेता हूँ, दाइमा ने मुझे अच्छा ही सिखाया है। यूर कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी और लेडम के बारे में भी पढ़ा। लिगोन उसकी ओर देखने लगता है तो तेओ कहती है तुम एक काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो। अभी उसकी नजर पड़ती है लिगोन के गर्दन के निशान पे, जो कि 25 साल पहले लेरिम ने बांसुरी के टुकड़े से उसके गले पे अटैक किया था, उसका निशान था। उसने से पहले लिगोन उसे सब कुछ बता देता है। तेओ को उसके लिए काफी बुरा फील होता है। लिगोन थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहता है ऐसी कहानी सुनने के बाद एटलीस्ट तुम्हें मुझे
हेल्प तो करना चाहिए। जसन तेल स्माइल करती है, पूछते तुम तो आज मुझे मेरा आईडी कार्ड दिखाने वाले थे जो तुम्हें 25 साल पहले मिला था, और वैसे भी अभी मुझे मेरे दुनिया में भी तो जाना है। जसन लिगोन थोड़ा अपसेट हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं यही मेरे साथ रहना होगा। अब लिगोन चाहता तो ऐसा ही था और वो तेल को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए खाना खाने के बाद बात करते हैं। कहता है सीन कट होता है, इधर मशीनी को दिखाया जाता है जो आज पूरा दिन तेल से ना मिलकर उसे काफी मिस कर रहा था। अपने स्लीपर्स को देखकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब शिंजे हाई स्कूल में था तो उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलकर बहुत मार रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुना देती है। पुलिस को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में कह रही थी और यहाँ पर आने के लिए भी कहती है, जो कि तेल थी। वो लड़के तेल को माने जाते हैं, लेकिन तेल उनकी बैंड बजा देती है क्योंकि वो तो बचपन से ताइक्वांडो एक्सपर्ट थी। इसके बाद में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो डांटते हुए घर ले जाते हैं। शिंजे की हालत बहुत खराब थी और आयमा उसके शूज भी गिर गए थे। अभी तेल ने उसे अपने स्लीपर्स दिए थे और उसे अपने डैड के ताइक्वांडो क्लब आने के लिए कहा था और तेल ने ही उसे ताइक्वांडो सिखाया था, जहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और शिंजे उसे लाइक करने लगा था। इधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है, इनकी कुछ बहुत बड़ी बात हो गई थी। इधर जोंग तेल के फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक भिजवाता है उसके बारे में पता करने के लिए और पुलिस से लूना के बारे में पता करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि लूना के नाम से तो बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, इससे उसे तेल पर डाउट होता है कि कहीं वही तो लूना नहीं है। लेकिन तभी उसे भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अलर्ट का मैसेज आता है। इधर खाना खाते हुए लिगोन तेल को उसकी आईडी कार्ड दिखाता है, जिसको तेल भी देखकर हैरान थी। बस तो पूछते कि ये तुम्हारे पास 25 साल पहले कैसे आ सकती है, तो मुझे कुछ दिन पहले ही इश्यू हुआ था। लिगोन कहता कि अभी तक तो मुझे पता नहीं, और 25 साल पहले मुझे एक मिस्टीरियस पर्सन के पास से ये मिला था और वही पर्सन इन सब की शुरुआत और अंत है, जिसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तभी यहाँ पर जोयम आ जाता है, जिससे एनएससी की मीटिंग के बारे में बताता है। जो सुनते ही लिगोन तेल से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारी दुनिया भेजने वाला था और शायद तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तुम्हें पता चलता है कि जापान किंगडम ऑफ कोरिया में अटैक करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए लिगोन दायमा से तेल का सामान लाने के लिए कहता है। वो अपने रूम से एक बॉक्स लाने जाती है जिसके अंदर तेल का सारा सामान था, लेकिन उसमें से तेल का अपना आईडी कार्ड मिसिंग था। दायमा को समझ नहीं आ रहा था कि आईडी कार्ड कौन ले सकता है, इसलिए वो बैलेंस कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं, पता करती है कि आज पूरे दिन में उनके रूम में कौन आया था। और क्योंकि जोयोन ने महल के सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करने का ऑर्डर दिया था, उससे तेल के बारे में और किसी को पता ना चले, पर इस वजह से दायमा को पता नहीं चल पाता कि आज उनके रूम में कौन आया था। तो वो बाकी सारा सामान लेकर लिगोन के पास चली आती है, जहाँ लिगोन जंग में जाने के लिए नेवी यूनिफॉर्म पहन लेता है। दायमा उसे तेल के मिसिंग आईडी कार्ड के बारे में बताती है कि शायद किसी ने उनके रूम से वो आईडी कार्ड चुरा लिया है। जैसे लिगोन कहता है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता, वो लगता है कि ये सब कुछ होना तय था। 25 साल पहले मुझे तेल का आईडी कार्ड मिलना और आज हमारे महल से तेल का असली आईडी कार्ड गायब होना, ये सब आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। दायमा वो तो समझ नहीं आता। तभी यहाँ पर जोयम आ जाता है तेल को लेकर। लिगोन तेल से अकेले में कुछ बात कर कहता है, इसलिए दायमा और जोयम बाहर चले जाते हैं। यूल उसे नेवी यूनिफॉर्म में देखकर पूछते कि क्या तुम नेवी में हो। लिगोन कहता हाँ, अभी मैं किंगडम ऑफ कोरिया का कमांडर इन चीफ हूँ, क्या तुम्हें अभी मेरी बात पर भरोसा है। यूल कहती हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है। लिगोन उसका आईडी कार्ड देता है, कहता कि शायद किस्मत में ये तुम्हारे पास ही जाना लिखा था। यूल पूछती क्या तुम भी जंग में जा रहे हो। लिगोन कहता हाँ, बट डोंट वरी, मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। यूल पूछते सच में आओगे। लिगोन कहता क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी इस पे। यूल कहती हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, फिर मिलेंगे। लिगोन अब पहली बार यूल के मुँह से अपना नाम सुनकर लिगोन कहता है मुझे लगता था कि मेरा नाम कोई नहीं ले सकता, वैसे सिर्फ तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकती हो। सीन कट होता है, लिगोन तेल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंचा देता है, जहाँ घर आकर तेल अपने डैड को टाइट हक करती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत मिस किया। तेल के डैड उससे बाहर घोड़े के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि वो अपने घर चला गया। डैड कहते हैं कि बिना कुछ कहे चला गया, अजीब आदमी था, हमने इतने दिनों तक उसके घोड़े का ख्याल रखा और वो हमें बिना गुड बाय कहे ही चला गया। तो उन्हें बताते हैं कि उसने मुझे कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आएगा। तो अगले दिन से ही तेल अपने काम में लग जाती है। तो जापान की आर्मी तो कोरिया पे अटैक करने ही जा रही थी, लेकिन कोरिया भी तैयार था, सिर्फ समंदर की ओर से ही नहीं, आसमान में कोरियन सोल्जर्स की फाइटर जेट्स भी रेडी थी। अब लिगोन के फाइटर जेट्स जापान आर्मी को वार्निंग देने के लिए फायर करते हैं, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं ये लोग कोरियन सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जापान आर्मी कोरियन बाउंड्रीज के बाद चली जाती है। इस तरह से इन्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर तेल शाम को घर आती है, वो तो अभी से ही लिगोन को मिस करने लगी थी। अभी वो अपने पॉकेट से कुछ फ्लावर सीड निकालती है जो वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई थी। वो याद करती जब गोन से उसकी दुनिया छोड़ने के लिए पोर्टल के अंदर आया था, तेल ने पोर्टल के अंदर भी कुछ फ्लावर सीड्स को वहाँ की जमीन के अंदर बो दिया था। इस पर लिगोन ने कहा था यहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना सूरज है, ना टाइम है, यहाँ फ्लावर्स कैसे उग सकती है और ये कि वो कैसे पता चलेगा जब तक यहाँ कोई बीज लगाकर ट्राई ना करे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेल अपने घर पे भी उन बीजों को लगाती है। तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बताता है कि उसे अपने रॉयल पैलेस के खबरी से पता चला कि राजा साहब की कोई मेहमान आई है जिसे वो खुद अपने साथ लेकर आए हैं। उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, तो उनके आने के बाद से ही पैलेस में सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। इस पे प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैंने उसे देखा है, अलरात सियोल सिटी में जो लड़की राजा साहब के साथ थी वही थी राजा साहब की खास मेहमान, इसलिए उस लड़की के बारे में जो हो सके सब पता करो। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट कुक की फैमिली के बारे में पता चलता है। इसमें सिर्फ इसकी मॉम है और वो फिश मार्केट में फिश बेचती है, जो बहुत ही बढ़िया और डाउन टू अर्थ पर्सन है। एक दिन को उनकी शॉप पर एक छाता छोड़कर चला गया था, जिसको वो अच्छे से रख देती है। इधर तेल जो एक मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, लिगोन के पास से सीज की हुई नोटों को देखकर उसे फिर से लिगोन की याद आ जाती है। लिगोन ने जब उसे किस किया था तेल
तो हैरान रह गई थी। वो तो उस लिगन को ही देखे जा रही थी। फिर जनक उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लिगन कहता थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। और तभी तेल कहती है तुम्हारे कंधे पर कोई अजीब सा निशान है क्या? जोंग ने मुझसे पूछा था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे बॉडी पर वो स्कार तो नहीं आया। लिगन कहता है ये बात पूरी तरह से तो गलत नहीं है, तुमसे मिलने की बात से ये निशान मेरे बॉडी पर आया था। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने जाता है। तेल उसे रुकते हुए कहते कि सारे उतारने की जरूरत नहीं है, 2 बटन खोलो काफी हो। लिगन कहता कि मेरे शोल्डर्स काफी चौड़े हैं, 2 बटन खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाओगी। तो तेल कहती कि छोड़ दो, जरूरत नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही थी, तुम अपने रूम में जाओ। ये बोलकर उसे बुला दिया था। बट प्रेजेंट तेल के दिमाग में वो केस वाली बात ही घूम रही थी। इसलिए अपने माइंड को शांत करने के लिए अपने केस पर रिसर्च करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। वो बंदे को प्रिंस बोयोंग को अपना डैड बताते हुए सुनती है और किंग हेजोंग को अपना ग्रैंडफादर, जिससे तेल हैरान होती है क्योंकि प्रिंस बोयोंग और किंग हेजोंग लिगोंग की दुनिया से है। प्रिंस बोयोंग लिगोंग के अंकल है और किंग हेजोंग लिगोंग के भी ग्रैंडफादर थे, जिनके बारे में तेल ने लिगोंग के फोन पे सर्च करके पढ़ा था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन में ये सारी बातें सुन तेल हैरान होती है। और पेरिस में तेल के एक रबर बैंड छूट गया था। लिगोंग तो उसे देखकर ही खुश होता है कि वो भी तेल को काफी मिस कर रहा था। बैमा लिगोंग को बताती है कि अभी तक उन्हें तेल का आईडी कार्ड नहीं मिला, लगता है ऐसे किसी ने मेरे रूम से चोरी किया है और तुम चिंता मत करना, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगी। तो लिगोंग ने कहता कि डैम आप कितना काम करते हो, बचपन से मेरा उस महल का ख्याल रख रहे हो, हर चीज को अपने प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को छड़ी में छुपाकर प्रोटेक्ट करके रखा। बैमा कहती है तो मेरा फर्ज है। उस गद्दार डेरिम की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तब मैंने उस बांसुरी के दूसरे टुकड़े को उसके पास ढूंढा, लेकिन उसके पास नहीं मिला, समंदर में कहीं बह गई होगी। जोयंग को पता चलता है कि तेल की फिंगरप्रिंट उनके देश में किसी से भी नहीं मिलती, जिससे जोयंग हैरान होता है और वो अभी पुलिस को लूना के बारे में पता करने के लिए कहता है। अगले दिन प्रिंस बोयोंग लिगोन को सच बता ही देते हैं कि 25 साल पहले लेरिम की जो बॉडी मिली थी वो गद्दार लेरिम की नहीं थी। उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे पता चला था वो बॉडी तो बचपन से ही अपाहिज थी। बस सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस बॉडी की फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तक गद्दार लेरिम से मैच करता था। इसलिए ये जानकर भी वो बॉडी असली गद्दार लेरिम की नहीं थी। मुझे तुम्हारे और हमारे देश के फीचर के लिए वो झूठी रिपोर्ट देनी पड़ी, जिससे लिगोन तो कंफर्म हो जाता है लेरिम जिंदा है। पर हम तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिलियम को देखते हैं, जो किनारे के कैफे में आया था। यहाँ से जाते हुए बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी उससे यंसो के जुड़वा भाई बहन टकराते हैं। तो हम देखते हैं लिलियम की फेस पर भी वो अजीब सा स्कार होता है, जिसे ये दोनों देखकर डर जाते हैं। लिलियम की जाने के बाद ही वहाँ पर यंसो आ जाता है। तो काफी रोते हुए उसे बताने लग जाता है कि उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था। तो यंसो को शांत कर घर ले जाता है। इधर लिगोन समझ जाता है लिलियम ने इस बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डैड को मारा है, और अगर वो भी जिंदा है तो वो ये बांसुरी के दूसरे हिस्से को भी हासिल करने के लिए मेरे पीछे आएगा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाते और घर लौटते ही लिगोन को अपने घर के बाहर देखती है। उसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है। वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है। गोन अपने मन में कहता है अगर लिलियम जिंदा है तो मेरी वजह से ट्यूल भी खतरे में है। तो इस एपिसोड 7 की शुरुआत में ही हम लिलियम को देखते हैं, जिसके पास लिगोन के करीबी सभी लोगों के फोटोज थे। प्रिंस बोयोंग, दाइमा जोयोंग, प्राइम मिनिस्टर उसकी मॉम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया से तेओ, शिंजे, यंसो पर नारिक की फैमिली, उन सबकी फोटोज लगाई हुई थी। यानी हम लिलियम की निशानी पर लिगोन से रिलेटेड सारे लोग थे। तो एपिसोड 6 के आखिर में लिगोन जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया चला गया था, ये सब उसके पहले की सीन्स है। इधर तेओ और शिंजे की टीम एक लड़की के मर्डर केस की छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं। इस खून के केस में तेओ को डाउट होता है इस लड़की की बॉयफ्रेंड और उसके रूममेट पर, इसलिए वो शिंजे के साथ इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इधर दाइमा सनी की हेल्प से एक मेड को पकड़ लेती है, जो महल की बातें बाहर जाकर बता देती कि इसने तेओ का आईडी कार्ड नहीं चुराया था। इसलिए दाइमा सनी के साथ मिलकर महल के सभी एम्प्लॉयज पे नजर रखने लग जाती है। इधर उस मरी हुई लड़की के रूम में बताती है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं थे। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा हो। तेओ की टीम उसके बॉयफ्रेंड को ट्रैक करने लग जाती है। अभी हम देखते हैं लिलियम का एक खास आदमी छुपकर शिंजे पर नजर रख रहा था। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगोन अपने इस हफ्ते का सारा काम खत्म करके मौका देकर अपने घोड़े के साथ बैम्बू फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है। लेकिन सामने तो जोयोंग खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था कि लिगोन फिर से भागने की कोशिश करेगा, और लिगोन भी समझ जाता है कि इसीलिए आज महल में गार्ड्स बहुत कम थे। तो जोयोंग उसे कहता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, इसे आप तेओ समझ रहे हैं। वो यहाँ के एक चोर है और उसने बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं। इवन पुलिस स्टेशन में उसके नाम की एफआईआर भी दर्ज है। जिससे लिगोन हैरान होता है तो उससे पूछता है केस का मतलब तेओ की हम शक्ल हमारी दुनिया में है। जोयोंग उसे बार बार कहता है कि वो लड़की कोई लेफ्टिनेंट नहीं है, बल्कि लूना नाम की एक मशहूर चोर है, जिसे अभी पुलिस ढूंढ रही है, और शायद आपको इसके बारे में पता है। इसीलिए या तो आप मुझे आपके साथ ले चलिए, वरना मुझे मारने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। लिगोन कहता ठीक है फिर चलो मेरे साथ, क्योंकि लिगोन ने पहले से ही इसकी रॉयल कोर्ट में बता कर आया था जोयोंग कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा है। इसका जोयोंग को मैसेज भी आ जाता है कि लिगोन जानता था कि जोयोंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे यहाँ जरूर आएगा। और लिगोन बांसुरी वाली छड़ी के साथ नीचे उतरता है तो सामने दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल
जाता है, जिसे देख जोयोंग तो हैरान रह जाता है। सीन कट होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम को देखते हैं। इसके पास यहाँ पे एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन आता है। इसका बेटा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड मार रहा था, अपने में अचानक सब कुछ रुक जाता है। जो देख लिरिम समझ जाता है ये लिगोन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया है। कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो लिरिम उस बिजनेसमैन की बेटे को मरवा देता है और उसकी जगह किंगडम ऑफ कोरिया से इसके हम दाइमा को लिगोन के रूम से एक नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना, जोयोंग मेरे साथ है और हम दोनों अगले फ्राइडे तक लौट आएंगे, इसलिए प्लीज आप इस बार भी हमेशा की तरह महल में सब कुछ संभाल लेना। दाइमा को अभी लिगोन की काफी फिक्र होती है। लड़तेउड पुलिस स्टेशन में अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी वो कंप्यूटर पर किम गेडोंग की फाइल देखती है जो नाम तेउल ने ही लिगोन का रखा था फर्स्ट एपिसोड में। अब इसे देख फिर से वो लिगोन को काफी मिस करने लगती है। काम खत्म करके जैसे ही वो घर पहुँचती है तो घर के बाहर उसे लिगोन दिखाई देता है। इसे सही सलामत देख तेउल काफी इमोशनल होती है, क्योंकि जापान के साथ जंग के बाद से तेउल को उसे कोई खबर नहीं मिली थी। लिगोन पूछता है कैसे हो तुम, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? तेउल स्माइल करते हुए हाँ कहती है। लिगोन कहता है ये जानकर मुझे चैन पड़ा, वरना मुझे डर था कि शायद तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहोगी। इतने में तेउल बात की लिगोन के गले लग जाती है। इससे लिगोन भी खुश होता है। इसकी मत वो तेउल को लेकर एक जगह पे आता है जो उसने रेंट पे लिया था, पर अंदर आकर देखती कि वहाँ तो जोयोंग खड़ा था। पर तेउल उसे यूनसुफ समझ लेती है। उसे ऐसे अजीब कपड़ों में देखकर पूछती है ये अपना क्या हाल बनाना का है तुमने, हमने काफी और यनबी को कहाँ छोड़ा? वहीं जोयोंग तो बस उसे शॉकिंगली देखे जा रहा था। इससे तेउल को उस पर डाउट होता था। वो लिगोन से पूछते कि कहीं ये जोयोंग तो नहीं है? लिगोन कहता हाँ मुझे इसे लाना पड़ा, वरना ये मुझे अकेले आने नहीं देता। इधर तेउल तो काफी परेशान होती है, अगर जोयोंग को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लिगोन कहता है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में यहाँ पर यूनसुफ चला आता है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों तो हैरान रह जाते हैं। यूनसुफ तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट होता है कि वो तो बेहोशी हो जाता है। तेउल उसे चेक करने जाती है, यूनसुफ के गालों पे थप्पड़े मार कर उसे उठाती है। वो तेउल से कहने लग जाता है कि अभी क्या हुआ था, मैंने अभी अपने आप जैसा किसी को देखा सामने। अपनी बाई और जोयोंग को देखकर कहता है कि वाह ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम हो कौन? यूनसुफ तो अभी भी काफी हैरानी में था तो तेउल उसे समझाने लग जाती है पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जहाँ से लिगोन और जोयोंग आए हैं। पर यूनसुफ तो इस बात से ज्यादा सरप्राइज था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जोयोंग पूछते क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें हैंडसम नहीं बुलाते? जो यूनसुफ को कभी किसी ने नहीं कहा था। यूनसुफ कहता है ये सब छोड़ो, यानी सच में राजा साहब की कहानी सच थी और वो किसी दूसरे दुनिया से आया है और ये मेरा हमशक्ल राजा साहब का बॉडीगार्ड है और सच में तुम लोग किसी दूसरे दुनिया से हो? जोयोंग हाँ कहता है। जैसन यूनसुफ काफी शॉक्ड होता है तो तेउल अभी यूनसुफ को यूनसुफ के घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि यूनसुफ अकेले अपने ट्विंस भाई बहन के साथ रहता है। यूनसुफ के घर आते ही जोयोंग तो पूरे घर की चेकिंग करने लग जाता है। यूनसुफ तो लिगोन से कुछ ज्यादा ही फ्रेंकली बात कर रहा था और उसे तुम कहकर बुला रहा था, जिससे जोयोंग तो उसकी ओर गन पॉइंट कर देता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि राजा साहब के साथ रूडली बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने में तेउल आदित्य उसे शांत कराती है, फिर इन दोनों को बिठा के अच्छे से सारा सिचुएशन समझाती है और दोनों को कभी भी साथ में बाहर निकलने से मना करती है, जिस वजह से तो दोनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन कब बाहर जाएगा। तो लिगोन उन्हें शांत कराता है। अभी दोनों को यहीं पे रुकने के लिए कहकर तेउल के साथ डिनर करने चला जाता है। जोयोंग यहाँ की फोटोज को देखने लग जाता है। अब यूनसुफ और जोयोंग के पेरेंट्स की भी शक्ल सेम थी, लेकिन जोयोंग के कोई भाई बहन नहीं थे। इनके बारे में पूछने पर यूनसुफ बताता है कि मेरी फैमिली बुसान में रहती है, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को टाइम नहीं मिलता होगा, पहले तुम्हारे भाई बहन नहीं है। तो जोयोंग बताता है कि उनका काफी टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था, जिसने यूनसुफ उससे सॉरी कहता है। पर इसके बाद भी इनकी नोकझोंक कंटिन्यू हुई रहती है। इधर तेउल और लिगोन तो मस्त अपने डेट पर आते हैं, जहाँ पे तेउल उसे यहाँ यूज करने के लिए एक फोन देती है और उसके जान पहचान के सारे नंबर सेव कर देती है। लिगोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तेउल भी कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लिगोन तो पूरे टाइम तेउल का हाथ होल्ड करके रखता है एंड दोनों मस्त अपना डिनर एंजॉय करते हैं। इसके बाद तेउल सनग्लासेस पहन लेती है। लिगोन से कहती है कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है जहाँ मैं हमेशा अपने डेट के साथ जाना चाहती थी। सीन कट होता है एक शॉप पर जहाँ गन से बलून फोड़ने पर गिफ्ट मिलते हैं, जहाँ पे खुद ही सारे टैबलेट फोड़ कर एक बड़ा सा गिफ्ट और जीत लेती है। अब इसकी शूटिंग देख लिगोन तो हैरान रह गया था, तो उसे कहता है कि तुमने जरूर पहले से ही शॉप ओनर के साथ सेटिंग कर रही होगी, तभी तुमने सारे टारगेट्स हिट किए, वरना मुझसे तो बस एक दो ही लगे। तो तेउल अपने शूटिंग की वाहवाही करने लग जाती है, क्योंकि पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान तेउल उसके बैच की बेस्ट शूटर थी। तो दोनों मस्ती से यूनसुफ की घर की ओर आने लगते हैं। तेउल उसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है, जिससे लिगोन हैरान होता है। सीन कट होता है तो हम इधर लिरिम को देखते हैं, की रिपब्लिक ऑफ कोरिया में यहाँ का न्यूज पेपर पढ़ रहा था, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिलने आए थे। तो लिरिम का ड्राइवर, जो की लिरिम के सबसे खास आदमी है, पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। लिरिम कहता है जो मैंने सोचा है वही होगा। लिगोन अब तेउल को देखते हैं, जो कि उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे। इससे लिगोन समझ जाता है कि ये बातें किंगडम ऑफ कोरिया की है और मेरी दुनिया की बातें इस दुनिया के किसी आदमी के फोन में क्यों होंगे। लिगोन तेउल को इन सबसे बाहर रहने के लिए कहता है और तेउल कहती कि ये मेरा केस है, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा कि आखिर उन दोनों की दुनिया मिक्सअप क्यों हो रही है। इसलिए मुझे सब कुछ जानना है कि इस दूसरी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो लिगोन से लिरिम की डेड बॉडी का डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है और स्टार्टिंग से सब कुछ बताना शुरू करता है। जाते बांसुरी के
लालच में मेरे अंकल ने मेरे पापा को मारा। इससे बांसुरी के 2 टुकड़े हुए, आधा हिस्सा मेरे पास रह गया और आधा उनके पास। उसी बांसुरी के जरिए तुम्हारे दुनिया का दरवाजा खुला। इससे लिरिम इस दुनिया में आया। उसने यहाँ अपने हमशक्ल को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया। इससे अब तक हमें लग रहा था कि लिरिम मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और वो भी मेरी तरह दोनों दुनिया में आ जा सकता है। वो जिंदा है, यानी अभी उसकी उम्र 69 इयर्स की होगी। सिर्फ तुम उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच करके देखो कि इस दुनिया में उसकी फिंगरप्रिंट्स किससे मैच करता है और लिरिम के हमशक्ल का पता करो। इससे शायद हमें पता चले कि वो इतने सालों से यहाँ क्या कर रहा था। तो से पूछते कि तुम्हारी दुनिया में युनसुक और नारी की जैसे हमशक्ल है, तो क्या वैसे मेरी भी हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में है? अब जोंग ने जिस लूना के बारे में लेगोन को बताया था, उसके बारे में अभी तक लेगोन कंफर्म नहीं था, इसीलिए अभी उसे इसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो दिन तेल फिंगरप्रिंट मैच करने को देती है। चार लिरिम की फिंगरप्रिंट मैच कर जा रही है, इवन ब्लड ग्रुप भी मैच करती है, जिसका नाम ली सांजी था। इसकी 24 साल पहले मारने की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के हिसाब से यंगसुंग केयर सेंटर में उसकी मौत हुई थी, जो कि लिरिम ने ही उसे यहाँ मार के ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था। तो ऑफिसर इसकी फैमिली का भी डेटा निकाल देती है। इसमें ली सांजी का भाई यानी कि लेगोन के पिताजी का हमशक्ल, उसे भी लिरिम ने मार के एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। इवन इसमें छोटे लेगोन के हमशक्ल की भी मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसका नाम इस दुनिया में जिहोन था। तेल ने किंगडम ऑफ कोरिया में लेगोन की बचपन की फोटोज देखी थी, इसलिए वो समझ जाते कि लेगोन का हमशक्ल भी था इस दुनिया में। दिन दिन हम लेगोन को देखते हैं, जो कि जोयोंग को लिरिम के बारे में सब कुछ बता देता है। उसे कहता कि मैं फ्राइडे को चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। मैं तुम्हारी जगह युनसुक को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम यहाँ उस लिरिम को मार सको, और अगर वो मुझे किंगडम ऑफ कोरिया में मिला तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। लेकिन जोयोंग को अभी तक इन सब पे बिलीव नहीं हुआ था। इतने में टाइम स्टॉप हो जाता है। लेगोन समझ जाता है कि लिरिम एक दुनिया से दूसरी दुनिया गया है, पर लिगोन को समझ नहीं आता कि लिरिम किंगडम ऑफ कोरिया गया है या इस दुनिया में आया है। लिगोन फील करता है कि इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा देर तक रुक गया था पिछले 2 बार के मुकाबले। जोयोंग को बिलीव कराने के लिए वो एक कागज में कुछ लिखता है और उसके पॉकेट में डाल देता है। कुछ देर बाद जब टाइम नॉर्मल होता है, वो जोयोंग को अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहता है। इसमें लिखा हुआ था कि क्या ये प्रूफ काफी है, इससे को बिलीव हो जाता है। लेकिन जोयोंग को अभी लिगोन की फिक्र थी, इसलिए लिगोन कहता कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा। उसे मेरे पास को बांसुरी का दूसरा हिस्सा चाहिए होगा, जिसे हासिल करने के लिए वो जरूर आएगा। तो अगर वो इस दुनिया में है तो सिर्फ तुम ही उसे पहचान सकते हो। इसीलिए मेरे लौटने के बाद अगर वो तुम्हें दिखा तो तुम उसे मार देना, और ये मेरा ऑर्डर है। इसलिए जोयोंग को मानना पड़ता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जिस पुलिस वाले को जोयोंग ने लूना के बारे में बता करने के लिए कहा था, वो जोयोंग को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल करके बता देता है कि वो लूना नाम की लड़की दूसरे शहर के जेल में थी, और जो फिंगरप्रिंट्स मिस्टर जोयोंग ने मुझे भेजा था वो लूना से 100% मैच करती है। इधर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पहुँच लगाकर लूना के बारे में पता कर लेती है। वो अभी जेल में है, कुछ टाइम में छूटने वाली है। अब प्राइम मिनिस्टर तो उसे लिगोन की गेस्ट यानी कि तेओ समझ रही थी, इसलिए उसे जेल में देखकर वो तो हैरान होती है। वो अभी कभी उसे मिलने जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर के मॉम के नाम से एक पार्सल आता है, जिसे वो खोल कर देखती है। तो इसमें एक न्यूज़पेपर होता है, जो कि वही पेपर था जो कि लिरिम पढ़ रहा था। इसके फ्रंट पेज में वही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिलने आए थे इसकी न्यूज थी। नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन का नाम सुनकर प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है, क्योंकि इस दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी अलग देश बने ही नहीं थे, सिर्फ किंगडम ऑफ कोरिया था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस न्यूज़पेपर को फेक समझकर साइड में रख देती है। इधर लूना जेल से आजाद हो जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसके सामने प्राइम मिनिस्टर आ जाती है। कहती है दोबारा मिलकर अच्छा लगा, पहचाना मुझे? लूना जो कि अपने उसी लैबोरेटरी में थी, कूड़े निकालती है और प्राइम मिनिस्टर के पास चली आती है, जिसके साथ एपिसोड 7 करण यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।